हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल एग्जाम क्रैक इंस्टीट्यूट में। साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है साथियों आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, जैसा कि अपन ने कल एंडोक्राइन सिस्टम चालू किया था, पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया था उसमें अपना एंडोक्राइन सिस्टम का, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से बहुत से प्रश्न कईयों बार आ चुके हैं। आपके व्यापम, एसएससी, रेलवे हर बार पूछता है वो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको हमें तैयार करना है। साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो जाके पार्ट फर्स्ट देखें और फिर पार्ट 2 कंप्लीट करें। उसके बाद मैं एमसीक्यू लगवाऊंगा अपने एंडोक्राइन सिस्टम के। जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनको भी देखेंगे, एग्जामों में किस तरीके से पूछा जा रहा है पैटर्न, वो भी अपन देखेंगे। तो साथियों, अपन आगे चलते हैं अपना पार्ट 2 एंडोक्राइन सिस्टम की ओर। तो साथियों, तैयार रहें अपने आज की सेशन के लिए। रेडी हैं सभी? चलिए साथियों, अपन पिट्यूटरी ग्लैंड पर आ गए थे। पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि पर अपन आ गए थे साथियों। पीयूष ग्रंथि क्या होता है ये तो हमें पता ही है। ये ब्रेन में पाई जाती है पीयूष ग्रंथि, है ना? ये मैं आपको बता चुका हूं। इसे मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड्स हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। ठीक है साथियों, तो इसे मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड्स का मतलब क्या होता है साथियों? मास्टर ग्लैंड्स का मतलब ये होता है, जैसे कि मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं आपका एक मास्टर हूँ, ऐसे ही एक सभी को नियंत्रित कर सकता हूँ कि आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। ऐसे ही पीयूष ग्रंथि भी सभी को गाइड करती है, सभी हार्मोनों को जो निकालती है दूसरों को गाइड करना, वो इसलिए इसको हम मास्टर ग्लैंड्स बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि को। ओके साथियों, तो साथियों आज हम पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड्स से कितने पार्ट्स होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड्स के 3 पार्ट होते हैं। पहला अग्रपाली एंटीरियर लोब साथियों, दूसरा है हमारा मिडिल लोब यानी मध्यपाली, और तीसरा है हमारा पश्चपाली यानी पोस्टीरियर लोब। ठीक है, ओके दोस्तों। तो आज हम अपना पिट्यूटरी ग्लैंड्स को देखेंगे। तो अग्रपाली यानी एंटीरियर लोब कौन से हार्मोन निकालता है? एंटीरियर लोब जो होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स का जो पार्ट है एंटीरियर लोब, वो कौन कौन से हार्मोन निकालेगा? तो साथियों, वो वृद्धि हार्मोन निकालेगा, हमारा थायराइड उत्तेजक हार्मोन निकालेगा, फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन निकालेगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन निकालेगा और एसीटीएच हार्मोन निकालेगा। ये सभी हार्मोन हमारा निकालेगा, जिसे हम जीएच हार्मोन भी बोलते हैं साथियों। इसको हम एसटीएच, इसे हम टीएसएच हार्मोन बोलते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसे बोलते हैं हम साथियों एफएसएच, इसे बोलते हैं हम पीआरएल, प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसे साथियों हम एसटीएच हार्मोन भी बोलते हैं, वृद्धि हार्मोन को यानी ग्रोथ हार्मोन को। ठीक है साथियों, दूसरा है हमारा मध्यपाली यानी मिडिल लोब। ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? ये मेलानोसाइट्स उत्तेजक हार्मोन निकालता है, मेलानोसाइट्स उत्तेजक हार्मोन। ओके साथियों, मेलानोसाइट उत्तेजक हार्मोन निकालता है। और पोस्टीरियर लोब यानी पश्चपाली, पीछे वाला भाग पीयूष ग्रंथि का कौन से हार्मोन निकालता है? वो है हमारा वैसोप्रेसिन हार्मोन, वैसोप्रेसिन हार्मोन। दूसरा है हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन। वैसोप्रेसिन हार्मोन को साथियों हम एडीएच हार्मोन भी बोलते हैं। एडीएच हार्मोन इसका दूसरा नाम है, एडीएच हार्मोन। ठीक है साथियों, एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन इसका फुल फॉर्म क्या है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन आगे आएगा साथियों, बताऊंगा मैं। दूसरा है हमारा ऑक्सीटोसिन। पहले तो आपको यही सब याद रखना है अच्छे से कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो होती है वो पोस्टीरियर लोब से कौन कौन से हार्मोन निकालता है, क्वेश्चन यही पूछा जाएगा पहले तो वैसोप्रेसिन हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ओके साथियों, चलिए दूसरा है हमारा मिडिल लोब यानी मध्यपाली। मध्यपाली यानी बीच वाला हिस्सा पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन से हार्मोन निकालता है? मेलानोसाइट्स उत्तेजक हार्मोन, मेलानोसाइट्स उत्तेजक हार्मोन। ठीक है। अग्रपाली यानी आगे वाला भाग जो होता है
पिट्यूटरी ग्लैंड्स का यानी पीयूष ग्रंथि का वो वृद्धि हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन निकालता है। ठीक है साथियों, चलें आगे। चलिए बात करते हैं हम आज के अपना एंटीरियर लोब से निकलने वाले यानी स्रावित होने वाले हार्मोन्स। एंटीरियर लोब, अग्रपाली, क्या लिखा है यहाँ पे? अग्रपाली यानी आगे वाले हिस्से से निकलने वाले, एंटीरियर लोब से स्रावित होने वाले हार्मोन। क्या कह रहा है वो साथियों? एंटीरियर लोब से स्रावित होने वाले हार्मोन। तो एंटीरियर लोब से स्रावित होने वाले हार्मोन कौन से हैं साथियों? देखिए आप, वृद्धि हार्मोन या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। क्या बोला साथियों उसने हमसे? वृद्धि हार्मोन या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। पहला जो हार्मोन स्रावित होता है हमारा अग्रपाली से, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब से, तो पहला हार्मोन है हमारा वृद्धि हार्मोन या सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, इसको हम जीएच हार्मोन भी बोल लेते हैं, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। ये ग्रोथ कराता है शरीर के अंदर। ओके साथियों, आगे चले। इसमें देखिए, यह हार्मोन शरीर की वृद्धि, मैंने बोला ना आपसे, शरीर की वृद्धि करता रहता है, हमारे शरीर की वृद्धि कराता है, मांसपेशियों एवं हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करती है। यानी साथियों, जीएच हार्मोन जो होता है, एसटीएच हार्मोन जो होता है, वो ग्रोथ कराता है हमारे शरीर की और हमारी हड्डियों की, मसल्स की ग्रोथ कराता है। कौन? जीएच हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, याद रखना है आपको, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। इस हार्मोन के अधिक स्राव से शरीर में भीमकाय हो जाता है। भीमकाय का मतलब समझते हो? जो भीम जी थे, भीम महाभारत में, उनका शरीर कितना बड़ा हो गया था, कितना बड़ा था उनका शरीर, भीमकाय हो जाता है, यानी शरीर फूल जाता है। ये देख रहे होंगे आप सामने। तथा कम श्रावण से मनुष्य में बौनापन हो जाता है। यानी क्या बोला है? अगर अधिक स्राव हो रहा है जीएच हार्मोन का, ग्रोथ हार्मोन का हमारे शरीर के अंदर, तो वो भीमकाय उसकी बॉडी हो जाएगी, यानी भीम जैसी उसकी बॉडी हो जाएगी, उसका शरीर हो जाएगा। तथा कम श्रावण से मनुष्य में बौनापन हो जाता है। किसके? जीएच हार्मोन के। आई बात समझ में? चलें आगे। एक एक पॉइंट क्लियर करना है। थ्योरी जिसकी बेस कंप्लीट होगा वो क्वेश्चन गलत कर ही नहीं सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूं, पहले थ्योरी को अच्छे से कवर करें अपन, उसके बाद क्वेश्चन पर अपन चलेंगे। अगला पॉइंट है हमारा, वयस्क यानी एडल्ट में इसके अधिक स्राव से हाथ पैर की हड्डियां चौड़ी हो जाती हैं। एडल्ट में इसके अधिक स्राव से हाथ पैर की हड्डियां जो होती हैं वो चौड़ी हो जाती हैं, फैल जाती हैं। नाक एवं कान का सिरा फूल जाता है। नाक एवं कान का सिरा, नाक एवं कान का सिरा जो नाक होती है, नाक एवं कान का सिरा फूल जाता है। ऐसी स्थिति को एक्रोमेगाली कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ये लाइन, एक्रोमेगाली। एक्रोमेगली क्या होता है? इसमें सिर फूला जाता है और कान, नाक, कान व सिर फूल जाता है। नाक, कान व सिर, नाक, कान व सिर फूल जाता है, उसको हम बोलते हैं एक्रोमेगली। एक्रोमेगली इसकी अधिकता से होता है जीएच हार्मोन। ओके, या हमारा बोलते हैं एचटीएच हार्मोन। ओके साथी, याद रखें अच्छे से, याद रखें, इसके अधिक श्रावण से, इसकी अधिक श्रावण से, अधिक श्रावण से। ठीक है, शरीर में अधिक जीएच या एसटीएच, शरीर में अधिक स्रावण से हमें एक्रोमेगली हो जाता है, एक्रोमेगली रोग हो जाता है। ठीक है, बेस्ट एडल्ट में से अधिक स्राव से हाथ पैर की हड्डियां चौड़ी हो जाती हैं तथा नाक एवं कान का सिरा फूल जाता है। ऐसी स्थिति को एक्रोमेगली बोला जाता है, एक्रोमेगली बोला जाता है। याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जीएच की अधिकता से होता है एक्रोमेगली, जीएच की अधिकता से होता है एक्रोमेगली, या हम बोल सकते हैं एसटीएच, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन की अधिकता से होता है एक्रोमेगली। ठीक है, देखिए ये एक्रोमेगली स्थिति। आई बात समझ में? देख पा रहे हो आप लोग? ये हमारे, ये तो आप जानते ही होंगे कौन है, खलील भाई है हमारे। देखिए आप, एक्रोमेगली स्थिति ये होती है। ठीक है, चले, आई बात समझ में आपको? जीएच हार्मोन, जीएच हार्मोन यानी वृद्धि हार्मोन या सोमेटोट्रोपिन हार्मोन ये होता है, समझ लीजिए अच्छे से। ठीक है, ओके, चलें
शरीर की वृद्धि, मांसपेशियां, हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है ये हार्मोन। हमारे शरीर के अंदर जो वृद्धि होती है, मांसपेशियों में जो वृद्धि होती है, हड्डियों में जो वृद्धि होती है, इन सभी का नियंत्रण जीएच हार्मोन यानी एसटीएच हार्मोन करता है। ठीक है, ये कौन निकालता है? हमारा एंटीरियर लोब निकालता है। पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड का अग्रभाग इसको निकालता है, आगे वाला भाग एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स निकालती है इस हार्मोन को। ठीक है, चलें देखिए, अगला हार्मोन है हमारा थायराइड उत्तेजक हार्मोन। थायराइड उत्तेजक हार्मोन यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टीएसएच। टीएसएच इसका शॉर्ट नाम है, फुल फॉर्म है इसका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सभी हार्मोनों को याद रखना है, आपको याद रखना है। यह थायराइड हार्मोन को थायरोक्सिन नामक हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। ये बोलता है, जो टीएसएच होता है वो बोलता है थायराइड हार्मोन को थायरोक्सिन निकालने के लिए। टीएसएच जो होता है वो थायराइड ग्लैंड से बोलता है, थायराइड ग्लैंड से बोलता है चलिए भैया जल्दी से आप थायरोक्सिन निकालिए, थायरोक्सिन निकालिए, थायरोक्सिन को स्रावित कीजिए। थायरोक्सिन हार्मोन को स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है जिससे थायरोक्सिन निकले। ओके, ठीक है, ध्यान रखना है। तो थायराइड उत्तेजक हार्मोन टीएसएच क्या करता है? थायराइड हार्मोन को थायरोक्सिन नामक हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। ठीक है, चलो ये भी हो गया हमारा, टीएसएच भी हो गया। अब हमारा अगला आ गया एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इसका फुल फॉर्म ये है और शॉर्ट ये है ACTH। ACTH, ACTH। A4 क्या होता है हमारा? एड्रीनो। C4 क्या होता है? कॉर्टिको। T4 क्या होता है? ट्रोपिक। H4 होता है हार्मोन। एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो कि कौन निकालता है? अग्रभाग निकालता है पीयूष ग्रंथि का। ओके, ये क्या काम करता है? देखिए, जो हमने एक ग्रंथि पढ़ी थी, एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग के हार्मोन को नियंत्रित करता है। मैंने क्या बोला है? ये एड्रिनली ग्लैंड जो थी उसके कॉर्टेक्स भाग के, उसके कितने भाग थे? 2 भाग थे, मेडुला और कॉर्टेक्स। एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स भाग के हार्मोन को नियंत्रित करता है हमारा कौन? ACTH। क्या बोला मैंने? ACTH जो हार्मोन है वो क्या करता है? सुनिए, एड्रिनल ग्लैंड्स के कॉर्टेक्स भाग के, एड्रिनल ग्लैंड्स के कॉर्टेक्स भाग के हार्मोन को नियंत्रित करता है। अब एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स भाग से कौन हार्मोन निकलते थे? हमारे कॉर्टिसोल्स, है ना, ये सब हार्मोन निकलते हैं जो हमारा चिंता वगैरह हम करते हैं, टेंशन लेते हैं कि हमारा पेपर निकलेगा या नहीं निकलेगा, या हम कुछ बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, हम भविष्य में कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। चिंता के समय जो हार्मोन निकलता है वो कॉर्टेक्स भाग से निकलता है। ओके साथियों, समझ रहे हो हमारी बात? एक एक लाइन आपको समझते चलनी है, मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, सभी चीजें आपको याद होनी चाहिए। हमारा पहला पार्ट जरूर देखें एंडोक्राइन सिस्टम का और अच्छे से समझें, कोशिश करें कि आपको समझ में आए और मेहनत करें। आप उस चीज को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में जरूर आएगा। ठीक है साथियों, तो याद रखना है ACTH का काम क्या है? एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग के हार्मोन को नियंत्रित करता है ACTH हार्मोन। ठीक है, चलिए अगला है हमारा फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन। फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन यानी FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका पूरा नाम क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका काम क्या है? शुक्राणु यानी स्पर्म, अंडाणु, ओवम के निर्माण में सहायक होता है। शुक्राणु तथा अंडाणु के निर्माण में जो स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis के निर्माण में सहायक होता है हमारा FSH। ठीक है, अंडाणु एवं शुक्राणु के निर्माण में सहायक होता है FSH हार्मोन। ठीक है, ओके साथियों, समझ में आ रही है बात आपको अच्छे से? अगला है हमारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का शॉर्ट फॉर्म होता है LH। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये क्या करता है? टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल निकालता है, एस्ट्रोजेंस हार्मोन जो कि फीमेल निकालता है। ठीक है साथियों, टेस्टोस्टेरोन कौन निकालेगा? हमारा मेल। ये कौन निकालेगा? हमारा फीमेल। हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है। तो ये एस्ट्रोजेंस फीमेल हार्मोन है और टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन होता है। क्या बोला मैंने? टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो मेल हार्मोन होता है यानी पुरुष निकलता है, और एस्ट्रोजेंस जो होता है वो फीमेल यानी मादा हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है। कौन? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी LH। LH का पूरा नाम क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ये साथियों आपको हमारे एंटीरियरी
पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन शायद कंप्लीट हो गए हैं अपने। एक और रह गया है अभी अपना लैक्टोजेंस हार्मोन, ठीक है, वो भी अपना एक और रह गया है लैक्टोजेंस, दुग्ध जनक हार्मोन लैक्टोजेंस, दुग्ध जनक हार्मोन लैक्टोजेंस, लैक्टोजेनिक हार्मोन, ठीक है, लैक्टोजेनिक हार्मोन। ओके, इसे हम क्या बोलते हैं, PRL, ओके, प्रोलैक्टिन हार्मोन भी बोलते हैं। इस हार्मोन को देखिए, इस हार्मोन को प्रोलैक्टिन हार्मोन भी कहते हैं, इस हार्मोन को प्रोलैक्टिन हार्मोन भी कहते हैं। यह स्तन ग्रंथियों को दुग्ध स्राव के लिए, स्तन ग्रंथियों को दुग्ध स्राव के लिए उत्तेजित करता है। जो स्तन ग्रंथियां होती हैं तो दुग्ध स्राव के लिए, मतलब स्तन ग्रंथियों में दूध बनाने का काम जो करता है। जब एक लड़की प्रेग्नेंट होती है, वो बच्चे को जन्म देती है, उसके अंदर जो दूध बनने की प्रक्रिया है, दूध बनता है, तो उन स्तन ग्रंथियों में दूध बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है। कौन सा करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, PRL, ओके, प्रोलैक्टिन हार्मोन। याद रखना, ये भी कौन निकालता है, हमारा पिट्यूटरी एंटीरियर लोब निकालता है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स निकालती है, उसका अग्रभाग निकालता है, ठीक है। तथा कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित होता है। ये तो आप, जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है उससे कौन सा हार्मोन निकलता है, प्रोजेस्टेरोन निकलता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन स्रावित करने के लिए करता है, इसके कम स्राव से दुग्ध का निर्माण नहीं होगा। अगर एक कम निकलेगा शरीर के अंदर तो दूध का निर्माण नहीं होता है साथियों, याद रखना, दूध का निर्माण नहीं होता है। तो दुग्धजनक हार्मोन कौन सा है, हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन। इस हार्मोन को हम प्रोलैक्टिन हार्मोन भी कहते हैं। स्तन ग्रंथियों को दुग्ध स्राव के लिए उत्तेजित करता है। कौन, हमारा PRL। तो याद रखना है साथियों, हमारे अग्रभाग से, हमारे अग्रभाग से हार्मोन है हमारे, वो कौन कौन से हैं हमारे, देखिए आप, हमारा एंटीरियर लोब से जो कौन से हैं, GH हार्मोन, TSH। तो साथियों कौन कौन से थे हमारे, GH, इसे हम क्या बोलते हैं, STH भी बोलते हैं। दूसरा है हमारा, देखिए आप अच्छे से, ये हो गया हमारा दूसरा, कौन सा है, TSH, ACTH, FSH, LH और PRL। ये देखिए, ये हार्मोन निकालता है हमारा 1 2 3 4 5 6। तो साथियों ये हार्मोन निकलते हैं हमारे किससे, अग्र पीयूष ग्रंथि से, यानी हमारे एंटीरियर लोब से निकलते हैं, ठीक है साथियों। आई बात समझ में, अच्छे से देख लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है, आपको कोई कंफ्यूजिंग वाली बात नहीं है, अच्छे से समझना है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन शुक्राणु अंडाणु के निर्माण में सहायक होता है। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है LH हार्मोन, ठीक है। दुग्धजनक हार्मोन जिसे हम लैक्टोजेनिक हार्मोन या प्रोलैक्टिन हार्मोन भी बोलते हैं, इस हार्मोन को प्रोलैक्टिन हार्मोन भी कहते हैं। यह स्तन ग्रंथि को दुग्ध स्राव के लिए उत्तेजित करता है तथा कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन को स्रावित करने के लिए करता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कौन निकलता है, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। इसकी कम स्राव से दुग्ध का निर्माण कम होता है, ठीक है। बात करते हैं हम अपना अग्रपाली, बात करते हैं हम अपनी अगला मिडिल लोब, पिट्यूटरी ग्लैंड्स का मिडिल लोब यानी मध्य भाग, मध्यपाली, ठीक है, मध्यपाली। क्या बोला उसने, मध्यपाली, मिडिल लोब से स्रावित होने वाले हार्मोन, मिडिल लोब से। तो मिडिल लोब से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, ये पूछा है उसने हमसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स की। तो सुनिए, मेलेनोसाइट उत्तेजक हार्मोन, मेलेनोसाइट्स उत्तेजक हार्मोन MSH, कौन सा साथियों, MSH। MSH का फुल फॉर्म क्या होता है हमारा, मेलेनोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, M मेलेनोसाइट, S स्टिमुलेटिंग और H का मतलब हार्मोन, ठीक है साथियों। इसका नाम क्या है, मेलेनोसाइट्स उत्तेजक हार्मोन, मेलेनोसाइट्स उत्तेजक हार्मोन, ध्यान रखना है। काम क्या है इसका, काम देखिए, मेलेनोसाइट उत्तेजक हार्मोन का काम देखिए। यह हार्मोन त्वचा की कोशिकाओं में मेलेनिन नामक वर्णक, क्या बोला उसने, यह हार्मोन त्वचा की कोशिकाओं में, जो हमारी त्वचा की कोशिकाएं होती हैं, त्वचा यानी स्किन, स्किन की कोशिकाओं में मेलेनिन, मेलेनिन नामक वर्णक यानी पिगमेंट, वर्णक को क्या बोलते हैं हम दोस्तों, पिगमेंट्स बोलते हैं। यह हार्मोन त्वचा की कोशिकाओं में, स्किन की कोशिकाओं में मेलेनिन नामक वर्णक पिगमेंट के निर्माण को प्रेरित करता है, पिगमेंट के निर्माण को प्रेरित करता है।
भैया ये क्या करेगा, जो त्वचा है हमारी, जो त्वचा है, स्किन है हमारी, स्किन में मेलेनिन नामक वर्णक होता है। कौन सा वर्णक होता है हमारी स्किन में साथियों? मेलेनिन नामक वर्णक, यानी मेलेनिन नामक पिगमेंट्स होता है जो कलर निकालता है, पिगमेंट्स होता है कि निर्माण को प्रेरित करता है। तो मेलेनिक वर्णक त्वचा को, जो मेलेनिन वर्णक होता है, मेलेनिन पिगमेंट्स होता है, वो त्वचा को सूर्य की पराबैंगनी किरणों, जो सूर्य से आने वाली हमारी पराबैंगनी किरणें से सुरक्षित रखता है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमें सुरक्षित रखता है। और मेलेनिक वर्णक के कारण, मेलेनिन वर्णक यानी मेलेनिक पिगमेंट जो होता है, मेलेनिक पिगमेंट्स जो होता है, याद रखना है साथियों, वो उसके कारण क्या होता है, त्वचा एवं बालों का रंग काला होता है। अगर मेलेनिन पिगमेंट्स नहीं होगा तो हमारी त्वचा का रंग का पता ही नहीं चलेगा, यानी मेलेनिन पिगमेंट्स ही सबका रंग निर्भर करता है मेलेनिन पिगमेंट्स पर। तो मेलेनिन पिगमेंट्स के कारण त्वचा व बालों का रंग काला होता है। और हमारी आंखों का, आपने देखा होगा, आंखों का रंग, तो साथियों आंखों के रंग को भी ये निर्भर करता है। आपने देखा किसी की आंखें गुलाबी होंगी, किसी की काली होंगी, किसी की आसमानी जैसी होती हैं, अगर आपने देखा हुआ। तो साथियों कलर भी अलग होते हैं आंखों के, कई बार अगर आपने नोटिस किया हो। तो त्वचा का रंग, बालों का रंग, आंखों का रंग, ये सभी मेलेनिन पिगमेंट्स जो होता है उसके कारण होता है। मेलेनिन पिगमेंट्स, अब मेलेनिन पिगमेंट्स क्या करता है, इसको उत्तेजित कौन सा करता है? मेलेनोसाइट्स उत्तेजक हार्मोन। इसको उत्तेजित कौन करेगा, स्टिमुलेट कौन सा हार्मोन कर रहा है? नाम क्या है उसका? मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH हार्मोन इस पिगमेंट्स को उत्तेजित करता है। आई बात समझ पाए हो अच्छे से? ये निकालता कौन है हमारा? मिडिल लोब। किसका मिडिल लोब? पीयूष ग्रंथि का, ठीक है, मध्यपाली पीयूष ग्रंथि की। आई बात समझ में? ठीक है, देख लिया अच्छे से आपने। हार्मोन त्वचा की कोशिकाओं में मेलेनिन नामक वर्णक के निर्माण को प्रेरित करता है और मेलेनिक वर्णक त्वचा को सूर्य की पराबैंगनी किरणों से सुरक्षित रखता है। मेलेनिन वर्णक के कारण त्वचा व बालों का रंग, आंखों का रंग काला होता है। आंखों का रंग और भी प्रकार का होता है, ठीक है साथियों। तो ये है हमारा मेलेनोसाइट्स उत्तेजक हार्मोन, ठीक है, जो कि मध्यपाली निकालती है पीयूष ग्रंथि की। समझ में आया? चलिए, क्या हो रहा है, चलिए ये देखिए हमारा पश्चपाली। बात करते हैं पश्चपाली की। पश्चपाली किसकी? यानी पोस्टीरियर लोब। किसका पोस्टीरियर लोब? पीयूष ग्रंथि का, एंटीरियरी पिट्यूटरी ग्लैंड्स का, ठीक है, अग्रभाग। अग्रभाग देख लिया हमने, मध्य भाग देख लिया हमने। अब हम देखेंगे पश्च भाग, पोस्टीरियर लोब यानी पीछे वाला भाग, ठीक है, पश्च भाग। पश्च भाग से स्रावित होने वाले हार्मोन। तो पहला हार्मोन कौन सा स्रावित होता है पश्च भाग से? पोस्टीरियर लोब से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? हमारा वैसोप्रेसिन हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। इसको हम साथियों एडीएच भी बोलते हैं। समझ में आया? इसका एक नाम है वैसोप्रेसिन, एक नाम है इसका वैसोप्रेसिन, दूसरा नाम है एडीएच। ए4 होता है हमारा एंटी, डाई4 होता है DI डाई, और एंटी डाययूरेटिक और H4 होता है हमारा हार्मोन, ठीक है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। क्या साथियों एडीएच का फुल फॉर्म क्या है? याद रख लो इसका, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, वैसोप्रेसिन हार्मोन, एक ही नाम है दोनों का, ठीक है, जो कि कौन निकाल रहा है? पोस्टीरियर लोब निकाल रही है पिट्यूटरी ग्लैंड्स की, ठीक है। चले, यह हार्मोन यूरिन निर्माण की क्रिया को नियंत्रित करता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट लाइन है साथियों, याद रखना है, पूछा जाता है यूरिन निर्माण की क्रिया को नियंत्रित कौन सा हार्मोन करता है? एडीएच। एडीएच ऑप्शन में नहीं होगा तो वैसोप्रेसिन होगा, ठीक है। मूत्र निर्माण क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? मूत्र के निर्माण की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? वैसोप्रेसिन। हमारी किडनी के अंदर जो मूत्र स्टोर हो जाता है उसको नियंत्रित कौन करता है? उसको नियंत्रित करता है साथियों वैसोप्रेसिन हार्मोन, या ना हमारी एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है। एडीएच की कमी से रक्त में ग्लूकोज की कमी हो जाती है। जब साथियों एडीएच की कमी आ जाती है हमारे शरीर में, किसकी? एडीएच की। एडीएच क्या होता है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। इसकी अगर कमी आ जाती है हमारे रक्त में तो ग्लूकोज की कमी हो जाती है, जिससे मधुमेह या डायबिटीज कहते हैं, ठीक है, जैसे मधुमेह, डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। तो क्या बोला? ग्लूकोज की जो होती है वो कमी आ जाती है तो मधुमेह यानी डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं, जिसमें क्या होता है? एडीएच की कमी आ जाती है रक्त के अंदर, ठीक है साथियों, समझ पा रहे हो? चलें
ग्लूकोज की कमी हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मधुमेह यानी डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा, इसका एक और नाम क्या है अभी तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा हार्मोन है हमारा ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन, ऑक्सीटॉक्सिन, ऑक्सीटॉक्सिन को हम बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, बर्थ हार्मोन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इसे लव हार्मोन भी बोला जाता है। बर्थ हार्मोन के साथ साथ इसे लव हार्मोन। लव हार्मोन क्यों? एक माँ को अपने बच्चों से जितना लगाव होता है, शायद ये दुनिया में किसी को होता हो। मम्मी से जितना लगाव होता है ना, वो किसी से होगा ही नहीं। तो वो ऑक्सीटॉक्सिन जो, उसको लव हार्मोन भी बोला जाता है साथियों। इसे बर्थ हार्मोन भी बोला जाता है, क्योंकि बर्थ के समय ये हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है? देखिए, ऑक्सीटॉक्सिन बच्चे के जन्म के समय माता के, ऑक्सीटॉक्सिन, ऑक्सीटॉक्सिन जो हार्मोन होता है वो बच्चे के जन्म के समय माता के गर्भाशय यानी यूटेरस की दीवारों पर, गर्भाशय यानी यूटेरस की दीवारों पर निर्मित होता है। यूटेरस की दीवारों पर काम करता है, निर्मित होता है, जो गर्भाशय की दीवारों को संकुचित करता है, यानी संकुचित करेगा। यूटेरस की बॉल को संकुचित करेगा, यूटेरस की बॉल को संकुचित करेगा, गर्भाशय की दीवार को संकुचित करता है, जिससे बच्चे का जन्म आसानी से हो सके। क्या कर सके? बच्चे का जो जन्म होता है वो आसानी से हो सके, यानी प्रसव पीड़ा, प्रसव पीड़ा में भी ये हेल्प यानी करता है ऑक्सीटॉक्सिन। इसका इंजेक्शन भी लगता है साथियों, याद रखना है आपको। बच्चों के जन्म के समय ये आसानी करता है ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन। इसे हम बर्थ हार्मोन भी कहते हैं। ऑक्सीटॉक्सिन बच्चों की जन्म के समय माता के गर्भाशय की दीवारों को निर्मित होता है, जो गर्भाशय की दीवारों को संकुचित करता है, गर्भाशय की दीवारों को संकुचित करता है हमारा ऑक्सीटॉक्सिन। आपने देखा होगा, और बच्चों को जन्म आसानी से हो सके, ये इसमें काम आता है ऑक्सीटॉक्सिन। दुग्ध निर्माण में भी ये काम आता है ऑक्सीटॉक्सिन, याद रखना है। दुग्ध निर्माण में भी काम आता है प्रोलैक्टिन के साथ में। ठीक है, दुग्ध निर्माण में भी काम आता है, भी काम आता है, काम आता है। ठीक है साथी, याद रखना है। ओके ओके दोस्तों, याद रखना है। आपने देखा होगा गाय भैंस वगैरह का जो डॉक्टर आते हैं, उनको दर्द होता है तो साथियों जो हमारा ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन दिया जाता है, ऑक्सीटॉक्सिन का ही इंजेक्शन दिया जाता है जब बच्चा, तो याद रखना है ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, किसका इंजेक्शन दिया जाता है? गाय भैंस हो या फिर अपन को ऑक्सीटॉक्सिन का ही इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, इसे बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि बर्थ के समय ये हेल्प करता है। तो पोस्टीरियर लोब से स्रावित होने वाले हार्मोन कितने हैं साथी? 2। कौन से? वैसोप्रेशन हार्मोन, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? एडीएच। ठीक है, दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटॉक्सिन। दूसरा हार्मोन कौन है? ऑक्सीटॉक्सिन, जो कौन निकाल रहा है? हमारा पोस्टीरियर लोब निकाल रहा है, पक्षपाली निकाल रहा है, पीयूष ग्रंथि का। ओके, चलिए देखिए, एक दुग्ध निर्माण में भी हेल्प करता है ऑक्सीटॉक्सिन, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए थाइमस ग्लैंड, आइए भैया थाइमस ग्लैंड पर आते हैं। थाइमस, देखिए थाइमस ग्लैंड पर काम करते हैं अपन। थाइमस ग्लैंड, ये हमारे लंग्स हैं, ये हमारे लंग्स हैं। ये आपने देखा होगा हमारे लंग्स कहां होता है? थोरेसिक कैविटी में होते हैं। ठीक है, थोरेसिक कैविटी में होते हैं। ठीक है, थोरेसिक कैविटी, बक्ष गुहा, बक्ष गुहा। तो हमारे फेफड़े कहां पाए जाते हैं? लंग्स कहां पाए जाते हैं? बक्ष गुहा में। साथियों ये हमारा जो ऊपर का हिस्सा होता है वो बक्ष गुहा होता है, थोरेसिक कैविटी होती है, और जो एब्डोमेन इसके नीचे होता है हमारा एब्डोमेन कैविटी। ओके, ये थोरेसिक कैविटी होती है जिसमें हमारे लंग्स वगैरह आते हैं। ठीक है साथियों, याद रखना है। यहीं पे होती है हमारी क्या? थाइमस ग्लैंड। यहीं पर हमारी क्या होती है? थाइमस, थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्लैंड्स। ठीक है, याद रखना है। तो थाइमस ग्लैंड्स कहाँ होती है? थोरेसिक कैविटी में होती है, बक्ष गुहा में होती है। तो थाइमस ग्लैंड भी कहाँ होती है? बक्ष गुहा में, थोरेसिक कैविटी में होती है, ध्यान रखना है। ठीक है, आया बात समझ में? ये थायराइड ग्लैंड है, ये जो अपन ने कल ही पढ़ा है, थायराइड ग्लैंड है। ये ट्रैकिया है हमारी। ठीक है, ओके, ये हार्ट है। आपको डाइजेशन में पढ़ाएंगे, ये सर्कुलेशन में आएगा। तो थाइमस चल रहा है हमारा, थाइमस का काम है। देखिए थाइमस क्या होती है? थाइमस देखिए, यह द्विपालित रचना है, बिल्कुल सही बात है। यह हृदय के ठीक ऊपर, हार्ट के ठीक ऊपर,
हार्ट के ठीक ऊपर, हृदय के ठीक ऊपर पाई जाती है। जो लैंगिक परिपक्वता के बाद यह ग्लैंड समाप्त हो जाती है। लैंगिक परिपक्वता, जैसे ही लड़का मैच्योर होता है, लैंगिक परिपक्वता आती है, उसके बाद ये कम समाप्ति हो जाती है, यह बच्चों में अधिक विकसित होती है। तो पहला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि थाइमस ग्लैंड जो होती है वो किसमें अधिक विकसित होती है, वयस्कों में या बच्चों के अंदर। आंसर है हमारा बच्चों के अंदर। तो जो थाइमस ग्लैंड होती है वो बच्चों के अधिक विकसित होती है, बच्चों के अंदर अधिक विकसित होती है थाइमस ग्लैंड। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं इसका वजन कम होता जाता है, थाइमस ग्लैंड्स कम होती जाती है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाएंगे, जैसे जैसे अब बड़े हो रहे हैं अपन लोग, तो थाइमस ग्लैंड्स कम होती जा रही है। बच्चों में थाइमस ग्लैंड्स ज्यादा होती है। ओके, याद रखना, ज्यादा होती है, उसकी विकसित ज्यादा होती है। ठीक है, याद रखना है। द्विपालित रचना होती है। थाइमस ग्लैंड हृदय के ठीक ऊपर पाई जाती है। ठीक है, बक्ष गुहा के अंदर पाई जाती है, यानी थोरेसिक कैविटी के अंदर। थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन हार्मोन स्रावित होता है। वेरी इंपोर्टेंट लाइन है ये। थाइमस ग्रंथि से यानी थाइमस ग्लैंड से, थाइमस ग्लैंड से थाइमोसिन हार्मोन रिलीज होता है, थाइमोसिन हार्मोन स्रावित होता है, जो एंटीबॉडी का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? एंटीबॉडी का। ठीक है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन हार्मोन स्रावित होता है, जो एंटीबॉडी का निर्माण करता है। एंटीबॉडी शरीर में प्रवेश करने वाले हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करती है। जो एंटीबॉडी होती है हमारे शरीर के अंदर जितने भी कीटाणु, वायरस, बैक्टीरिया आते हैं उनको नष्ट करती है एंटीबॉडी। ठीक है, याद रखना है, एंटीबॉडी शरीर में प्रवेश होने वाले हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करती है। ओके साथियों, ओके दोस्तों, ध्यान रखना है। थाइमस ग्रंथि को हम ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट भी कहते हैं। अच्छी लाइन है ये। जो थाइमस ग्लैंड होती है उसको हम ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट, क्वेश्चन आएगा, ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट किसे बोला जाता है? थाइमस ग्लैंड को बोला जाता है, थाइमस ग्लैंड को बोला जाता है। ठीक है, ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट किसे बोला जाता है? थाइमस ग्लैंड को बोला जाता है। ठीक है साथियों, चलें आगे। याद रखना है ये बच्चों में अधिक विकसित होती है, हृदय के ठीक ऊपर होती है। याद रखना है अच्छे से। ठीक है, थोरेसिक कैविटी में पाई जाती है। लैंगिक परिपक्वता के बाद यह गोनाड्स में समाप्त हो जाती है, ग्लैंड समाप्त हो जाती है। ध्यान रखना है कौन सी? ये हमारी थाइमस ग्लैंड। देखिए, ठीक है ना, थाइमस ग्लैंड। ओके, चलें अच्छे से देख लीजिए। थाइमोसिन हार्मोन स्रावित करती है, जो एंटीबॉडी का निर्माण करती है। ठीक है, अगली है हमारी पीनियल ग्रंथि। क्या है? पीनियल ग्रंथि। ठीक है, पीनियल ग्लैंड। देखिए जल्दी, ये पीनियल ग्लैंड है हमारी। ये देखिए साथियों, ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा मस्तिष्क है। ठीक है, ओके, ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, यानी पीयूष ग्रंथि है हमारी। ठीक है, और साथ ही ये जो है हमारी पीनियल ग्लैंड है। क्या है साथियों? पीनियल ग्लैंड। मटर का दाना देखा है आपने? मटर के दाने की जैसी होती है, मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है। कौन? पीनियल ग्लैंड। क्या बोला मैंने? जो पीनियल ग्लैंड है, ये पीनियल ग्लैंड देख रहे हैं आप, ये भी मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि भी मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है, पीनियल ग्लैंड भी मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है। और साथ ही याद रखना है, ये मटर के दाने के समान होती है। कौन? पीनियल ग्लैंड। ठीक है, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। आप आओगे जब पढ़ोगे हमारे नर्वस सिस्टम में तो मैं पूरा समझाऊंगा। स्पाइनल कॉर्ड है, ये पोन्स है, यानी ये मेडुला ओब्लंगेटा है। ये हमारे जो वोमिटिंग सिस्टम को भी नियंत्रित करता है, मेडुला ओब्लंगेटा। ठीक है, ठीक है, याद रखना है, मेडुला ओब्लंगेटा जो होता है हमारा जो श्वसन सिस्टम होता है उसको नियंत्रित करता है, वोमिटिंग वगैरह उसको भी नियंत्रित करता है हमारा ये मेडुला ओब्लंगेटा। आएगा जब मैं अच्छे से और समझाऊंगा। ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, ब्रेन में ये पाई जाती है, ये पीनियल ग्लैंड है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। यह सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट लाइन है, याद रखना है। यह सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे छोटी। स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी है? हमारी पीनियल ग्लैंड्स है। कौन सी है? पीनियल ग्लैंड्स। ठीक है, यह सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, मस्तिष्क में उपस्थित होती है। आई बात समझ में? मैंने क्या बोला था साथियों आपसे? देखिए दोस्तों, यह सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है और मस्तिष्क में उपस्थित होती है। ठीक है, चले आगे। देखिए, इससे मेलेनोटोनिन हार्मोन निकलता है। वेरी इंपोर्टेंट। कौन सा हार्मोन निकालती है? पीनियल ग्लैंड्स।
मेलेनोटोनिन, मेलेनोटोनिन हार्मोन निकालती है हमारी पीनियल ग्लैंड्स। पीनियल ग्लैंड्स जो होती है, पीनियल ग्रंथि जो होती है, वो मेलेनोटोनिन हार्मोन निकालती है। ठीक है। नंबर तीसरा, यह हार्मोन हमारी आंखों में स्त्रावित होता है और निंद्रा उत्पन्न करता है, इसलिए इसे स्लीपिंग हार्मोन भी कहते हैं। भैया हम इसको स्लीपिंग हार्मोन ही कहते हैं, यानी हमारे सोने का काम, हमारे जगने का काम भी हमारी पीनियल ग्रंथि करती है। जैसे कि हमारा अलार्म होता है, हम मोबाइल में अलार्म लगा देते हैं साथियों, 6 बजे का लगा दिया है कि मुझे सुबह 6 बजे जगना है, इतने बजे हम रात को सोते हैं, तो ये सोने और जागने को भी कंट्रोल करती है हमारी पीनियल ग्लैंड। ठीक है, इसलिए हम इसे स्लीपिंग हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लीपिंग हार्मोन भी कहते हैं। यह हार्मोन हमारी आंखों में स्रावित होता है और निद्रा उत्पन्न करता है हमारा मेलेनोटोनिन हार्मोन, इसलिए इसे स्लीपिंग हार्मोन भी कहते हैं, मेलेनोटोनिन को। ओके, चले। पीनियल ग्रंथि शरीर के दैनिक दिनचर्या के कार्यों को संपन्न करती है, इसलिए इसे जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट। बायोलॉजिकल क्लॉक, मैंने बोला ना बायोलॉजिकल क्लॉक। क्लॉक मतलब घड़ी, ऐसे हम घड़ी का अलार्म सेट करते हैं, ऐसे ही हमारे अंदर सेट होती है, हमें सोने और जागने पर नियंत्रित करती है। हमारे सोने और जागने पर नियंत्रित कौन सी ग्लैंड करती है? वो है हमारी कौन सी? पीनियल ग्लैंड। कौन सी साथियों? हमारी पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो होती है वो सोने और जागने को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। अच्छे से देख लीजिए, सबसे छोटी ग्रंथि होती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है, सबसे छोटी अंतःस्रावित ग्रंथि होती है, मस्तिष्क में पाई जाती है, मेलेनोटोनिन हार्मोन निकालती है। ठीक है, ओके। पीनियल ग्रंथि शरीर के दैनिक दिनचर्या के कार्यों को संपन्न करती है, इसलिए इसे जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। पीनियल ग्लैंड को बायोलॉजिकल क्लॉक बोला जाता है। ठीक है, चलें आगे, देख लीजिए अच्छे से। चलिए, अब आ गया हमारा अग्नाशय ग्रंथि, यानी पैंक्रियाज ग्लैंड। अग्नाशय ग्रंथि, पैंक्रियाज, अग्नाशय ग्रंथि, पैंक्रियाज, ये क्या होती है? ये मिक्स ग्लैंड होती है, मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि बोला जाता है इसको। अग्नाशय ग्रंथि को या पैंक्रियाज ग्लैंड्स को मिश्रित ग्रंथि बोला जाता है, मिक्स ग्लैंड बोला जाता है, मिश्रित ग्रंथि बोला जाता है। ठीक है, याद रखना, ये हमारा पैंक्रियाज है साथियों। हम इसको डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, पूरा डिटेल से। पैंक्रियाज ये पत्ती के समान एक संरचना होती है साथियों, ये पत्ती होती है, पत्ती के समान एक संरचना होती है हमारी पैंक्रियाज। याद रखना है आपको, पत्ती के समान एक संरचना होती है हमारी पैंक्रियाज। ठीक है, ये मिक्स ग्लैंड का उदाहरण है, मिश्रित ग्लैंड का उदाहरण है। मिश्रित ग्रंथि होती है, कौन सी होती है हमारी? ये मिश्रित ग्रंथि। याद रखना है साथियों, मिश्रित ग्रंथि होती है, मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, मिश्रित ग्रंथि। ओके, ये अंतःस्रावी, याद रखना। ठीक है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन की तरह काम करती है। किससे? एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह काम करती है हमारी अग्नाशय ग्रंथि। एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों की तरह काम करती है हमारी अग्नाशय ग्रंथि, यानी पैंक्रियाज। ठीक है, चलो देखिए, अच्छे समझिए। अग्नाशय ग्रंथि हमारे शरीर में उदर यानी एब्डोमिनल में उपस्थित होती है, यानी हमारे पेट में उपस्थित होती है, उदर में उपस्थित होती है। ठीक है, उदर में, एब्डोमिनल में उपस्थित होती है। पहला जो हमारी लाइन है, अग्नाशय ग्रंथि हमारे शरीर के उदर में उपस्थित होती है, उदर के अंदर, एब्डोमिनल के अंदर उपस्थित होती है अग्नाशय ग्रंथि। दूसरा पॉइंट है हमारा, अग्नाशय एक अंतःस्रावी ग्रंथि के साथ साथ एक मिश्रित ग्रंथि भी होती है। मैंने अभी आपको बोला था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि अग्नाशय अंतःस्रावी ग्रंथि के साथ साथ, अंतःस्रावी ग्रंथि के साथ साथ एक मिश्रित ग्रंथि होती है, क्योंकि यह अग्नाशयी रस, एंजाइम्स तथा हार्मोन का स्रावण करती है। ठीक है, अग्नाशय एक अंतःस्रावी ग्रंथि के साथ साथ एक मिश्रित ग्रंथि भी होती है। अग्नाशय एक अंतःस्रावी ग्रंथि के साथ साथ एक मिश्रित ग्रंथि भी होती है, क्योंकि यह अग्नाशयी रस, एंजाइम्स और हार्मोन का स्रावण करती है। रस का भी करती है, एंजाइम्स का भी करती है और हार्मोन का भी स्रावण करती है, इसलिए इसको मिक्स्ड ग्लैंड बोला जाता है, मिश्रित ग्रंथि बोला जाता है। ठीक है, तीसरी लाइन, इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार की कोशिकाएं निकलती हैं। कितने प्रकार की कोशिकाएं निकलती हैं? 3 प्रकार की। ओके साथियों, 3 प्रकार की कोशिकाएं निकलती हैं। ठीक है, लेकिन वैसे 4 प्रकार की होती है, पर एनसीईआरटी में 3 प्रकार की बताया गया है। एक एफ सेल और होती है एफ सेल। ठीक है, डिटेल में बताऊंगा डाइजेशन सिस्टम में। ठीक है, तो मुख्य रूप से 3 प्रकार की कोशिकाएं निकलती है, अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं और
डेल्टा कोशिकाएं या गामा कोशिकाएं, ठीक है। अल्फा कोशिकाएं ये कितने प्रकार की कोशिकाएं निकालती है देख लीजिए अच्छे से। ये मुख्यतः 3 प्रकार की कोशिकाएं निकालती है हमारी कौन, अग्नाशय। अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं, गामा कोशिकाएं, ओके। इस कोशिका को ग्लूका, जो हमारी अल्फा कोशिका होती है, अल्फा कोशिका जो होती है, इस कोशिका से ग्लूकागॉन हार्मोन का स्रावण होता है। पहला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लूकागॉन हार्मोन कौन निकालता है, अल्फा कोशिका निकालती है। अल्फा कोशिका कौन निकालता है, अग्नाशय, ठीक है, अग्नाशय का पार्ट होता है। इस कोशिका से ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित होता है, ग्लूकागॉन हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। दूसरी लाइन, ग्लूकागॉन हार्मोन यकृत में संचित, यानी यकृत में संचित भोजन ग्लाइकोजन को, जो हमारे लिवर के अंदर, साथियों जो हमारे लिवर में ग्लाइकोजन होता है स्टोर, जो ग्लाइकोजन स्टोर रहता है हमारे लिवर के अंदर, हमारे यकृत के अंदर, वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है कौन, ग्लूकागॉन हार्मोन। ग्लूकागॉन हार्मोन याद रखना है। ग्लूकागॉन हार्मोन क्या करता है, ये हमारे लिवर के अंदर, हमारे यकृत के अंदर जो संचित भोजन ग्लाइकोजन होता है, जो संचित भोजन ग्लाइकोजन होता है, उसको ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ठीक है, जिससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तीसरा पॉइंट क्या है, ग्लूकागॉन हार्मोन को हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन कहते हैं, हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ा देता है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है, ठीक है, ग्लूकागॉन हार्मोन, ओके। ग्लूकागॉन हार्मोन को हम हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन भी कहते हैं। हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन, ग्लूकागॉन हार्मोन को हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन भी कहते हैं साथियों, क्योंकि यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है, हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज के स्तर को, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है। ग्लूकागॉन हार्मोन निकालता कौन है, अल्फा कोशिकाएं निकालती हैं। निकालता कौन है, अल्फा कोशिकाएं, ठीक है। बीटा कोशिकाओं की बात करते हैं। बीटा कोशिकाएं, इस कोशिका से इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है। इस कोशिका से बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंसुलिन हार्मोन कौन निकालता है, पहला क्वेश्चन, बीटा कोशिका निकालती है। इंसुलिन हार्मोन कौन निकालता है, बीटा कोशिका। तो इस कोशिका से इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है, पहला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की थी, बेटिक और बेस्ट ने की थी। इंपॉर्टेंट लाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना है। इंसुलिन हार्मोन के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार आया है इंसुलिन के ऊपर क्वेश्चन। तो इस कोशिका से इंसुलिन हार्मोन का स्रावण कौन करता है, बीटा सेल्स करती हैं। बीटा सेल्स इंसुलिन हार्मोन का स्रावण करती हैं। इंसुलिन हार्मोन की खोज बेटिक और बेस्ट ने की थी। नंबर तीसरा, जिंक यानी जेडएन, जिंक खनिज इंसुलिन के निर्माण में सहायक होता है। जेडएन जो है साथियों, वो हमारा इंसुलिन के निर्माण में सहायक होता है, हेल्प करता है इंसुलिन के निर्माण में, जिंक मिनरल्स, ओके। चौथा पॉइंट है हमारा, इंसुलिन हार्मोन रक्त में उपस्थित, यानी जो ब्लड है हमारा, ब्लड में उपस्थित शर्करा होती है, शर्करा की अतिरिक्त मात्रा को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। जो हमारा ग्लूकोज होता है उसकी अतिरिक्त मात्रा होती है हमारे रक्त के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसको ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है, जिसे यकृत में संचित किया जाता है। फिर यकृत में उसे, लिवर में उसे दोबारा से स्टोर कर लिया जाता है। क्या बोला है, इसके अपोजिट होता है, ग्लूकागॉन के अपोजिट होता है इंसुलिन हार्मोन। जो ग्लूकागॉन था वो बढ़ा रहा था, ग्लूकोज ये घटा रहा है, ठीक है, ध्यान रखना है। इंसुलिन हार्मोन रक्त में उपस्थित शर्करा की अतिरिक्त मात्रा को, यानी शर्करा की अतिरिक्त मात्रा, ग्लूकोज की जो मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ गई थी, उसको ये कम कर देता है। जैसे ही उसने कम करा तो ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है, और फिर लिवर में वो स्टोर हो जाती है, संचित हो जाती है, ठीक है। तो इंसुलिन हार्मोन रक्त में उपस्थित शर्करा की अतिरिक्त मात्रा को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है, जिसे यकृत में संचित किया जाता है, ठीक है साथियों। इंसुलिन की कमी से रक्त में शर्करा बढ़ जाती है। जैसे ही इंसुलिन की कमी आई, जैसे ही हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन की कमी हुई, हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगी, शर्करा का लेवल बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इंसुलिन की कमी आ गई। ब्लड के अंदर इंसुलिन की कमी हुई तो रक्त में
जैसे ही इंसुलिन की कमी हुई, रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ गया, जिससे मधुमेह डायबिटीज मेलिटस नामक बीमारी हो जाती है। तो डायबिटीज मेलिटस वेरी इंपोर्टेंट आया है क्वेश्चन। डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस कब होती है? तो इंसुलिन की कमी होने पर होती है। इंसुलिन की कमी होने पर होती है। क्यों? क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का स्तर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ब्लड के अंदर ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, ठीक है, जिससे मधुमेह नामक बीमारी डायबिटीज मेलिटस हो जाता है। डायबिटीज मेलिटस हो जाता है, ठीक है साथियों, समझ में आया? ये हमारी बीटा कोशिका थी। इंसुलिन हार्मोन की खोज बेटिक व बेस्ट ने की थी। इस बीटा सेल से इसको हार्मोन को निकालती है, ठीक है। चलिए, डायबिटीज मेलिटस टाइप फर्स्ट, डायबिटीज मेलिटस का टाइप सेकंड। एक डायबिटीज मेलिटस जो होती है वो जन्म से या कम उम्र के बच्चों में विशेषता शर्करा की आवश्यकता होती है, उनमें शुगर की आवश्यकता होती है उनमें। अगर या तो जन्म से या जन्म के समय कम उम्र से बच्चों में, जन्म से या कम उम्र के बच्चों में विशेषता शर्करा की आवश्यकता होती है, उनको शुगर की आवश्यकता होती है। और अधिक उम्र में लगभग 30 से 40 वर्ष के बाद शर्करा की कमी होना चालू हो जाती है। यहाँ पे आवश्यकता होगी शर्करा की, यहाँ पे कमी होना चालू हो जाएगी टाइप 2 में। टाइप 2 यानी जब हमारी उम्र 30 से 40 के बीच में होती है तब शर्करा की कमी होने लगती है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है साथियों। आई बात समझ में? डायबिटीज मेलिटस। आगे चलते हैं डेल्टा कोशिका, ठीक है। क्या होता है डेल्टा कोशिका का काम? क्या होता है देखिए, इसे सोमेटोस्टेटिन हार्मोन स्रावण होता है। वेरी इंपोर्टेंट लाइन, वेरी इंपोर्टेंट लाइन है साथियों, याद रखना है। डेल्टा कोशिका क्या करती है? इससे सोमेटोस्टेटिन हार्मोन स्रावण होता है। डेल्टा कोशिका से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन स्रावित होता है, जो इंसुलिन एवं ग्लूकागोन के स्रावण को नियंत्रित रखता है। क्या बोला मैंने? देखिए भाई, जो इंसुलिन, हमारा जो इंसुलिन हार्मोन है और हमारा जो ग्लूकागोन हार्मोन है, इनके स्रावण को नियंत्रण रखता है, नियंत्रित करके रखता है। इन दोनों के स्रावण को, दोनों को जो रिलीज होते हैं उनको नियंत्रित करके रखता है, खींच के रखता है। कौन? हमारा सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन निकालता कौन है? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन डेल्टा कोशिका निकालती है। डेल्टा कोशिका सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का स्रावण करती है, जो इंसुलिन एवं ग्लूकागोन के स्राव को नियंत्रित रखता है, ठीक है, नियंत्रित रखता है। कौन? डेल्टा कोशिका। आगे चलते हैं अपन। ये हमारी तीनों कोशिकाएं हो गई हैं, डेल्टा कोशिका, ये हमारी बीटा कोशिका, ये हमारी अल्फा कोशिका। ये किसके पार्ट थे? मुख्य रूप से 3 प्रकार की कोशिका निकालती है हमारी अग्नाशय, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, डेल्टा कोशिका, ठीक है साथियों, समझ में आया? चलिए, अब आ गई हमारी जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि, जनन यानी रिप्रोडक्शन, जनन ग्रंथि, गोनाड्स, जनन गोनाड्स, ठीक है। क्या होता है गोनाड्स? देखिए, वृषण को मेल गोनाड्स बोला जाता है, यानी टेस्टिस जो होते हैं वो मेल गोनाड्स होते हैं, मेल के अंदर पाए जाते हैं, तथा अंडाशय जो होती है, ओवरी जो होती है, वो फीमेल गोनाड्स होती है। पहले ही बता चुका हूं आपको, ठीक है। जनन ग्रंथि है, जननांग गोनाड्स क्या होता है? वृषण यानी टेस्टिस को हम मेल गोनाड्स कहते हैं, तथा अंडाशय यानी ओवरी को हम फीमेल गोनाड्स कहते हैं। ओके साथियों, तो टेस्टिस से स्रावित होने वाले हार्मोन पढ़ते हैं हम। टेस्टिस से स्रावित होने वाले हार्मोन, टेस्टिस से स्रावित होने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं? देखिए साथियों अच्छे से आप। तो वृषण में यानी टेस्टिस में, वृषण में शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं। बिल्कुल, सेमनीफेरस ट्यूबुल्स, शुक्रजनक नलिकाएं, इंग्लिश में बोलते हैं हम सेमनीफेरस ट्यूबुल्स। वृषण में शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाती हैं और उनमें विशेष प्रकार की कोशिका होती है जिसे हम लीडिंग सेल्स कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। वृषण, जब आप रिप्रोडक्शन टॉपिक पढ़ोगे तब उसमें डिटेल से आएगा। टेस्टिस के अंदर शुक्रजनक नलिकाएं पाई जाएंगी, सेमनीफेरस ट्यूबुल्स पाया जाएगा। टेस्टिस होता है, उसके अंदर सेमनीफेरस ट्यूबुल्स नलिकाएं होती हैं और उनमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिसे हम लीडिंग सेल्स बोलते हैं। लीडिंग सेल्स बोलते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? लीडिंग सेल्स बोलते हैं। ओके साथियों, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? लीडिंग सेल्स। क्या बोलते हैं? लीडिंग सेल्स। ओके, इसे इंग्लिश में हम इंटरस्टेशियल सेल्स भी बोलते हैं। इससे एक प्रकार का हार्मोन स्रावित होता है। किससे? लीडिंग सेल से। लीडिंग सेल से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं या एंड्रोजन्स हार्मोन कहते हैं। मैंने आपको बोला था ना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल हार्मोन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल हार्मोन होता है, जो कौन निकालता है? लीडिंग सेल्स निकालती है। कौन निकालती है साथियों? लीडिंग सेल्स। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन या एंड्रोजन्स हार्मोन कौन निकालता है? आपसे पूछेगा एग्जाम में, आंसर है हमारा लीडिंग सेल्स।
लीडिंग सेल्स क्या होती हैं वो सुनिए। वृषण में शुक्रजनक नलिकाएं जो पाई जाती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो पाई जाती हैं, उसमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, उसे हम बोलते हैं लीडिंग सेल्स। ठीक है, इस लीडिंग सेल, इसमें एक विशेष प्रकार का हार्मोन स्रावित होता है जिसे टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन्स कहते हैं। ठीक है, इस हार्मोन का कार्य मनुष्य में द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित करना होता है, जैसे दाढ़ी मूछ का आना, विकास होना, बाह्य जनन अंग का विकास होना। साथियों, दाढ़ी मूछ जो हमारी आने लगती है, यानी टेस्टोस्टेरोन का लेवल हमारे अंदर अच्छा है, टेस्टोस्टेरोन लेवल बराबर निकल रहा है, हमारे टेस्टोस्टेरोन बाह्य जनन अंग अच्छे से विकसित होने लगते हैं। उसका कारण क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अच्छे से बूस्ट है हमारे शरीर के अंदर, अच्छे से निकल रहा है। ओके साथियों, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन या एंड्रोजन्स हार्मोन अच्छे से निकलना, इसका काम क्या होता है? इस हार्मोन का कार्य मनुष्य के द्वितीयक लैंगिक लक्षण, मनुष्य के द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकसित करना होता है, जैसे दाढ़ी मूछ का आना और बाह्य जनन का विकास करना, वो टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन्स हार्मोन कराता है। निकालता कौन है टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन्स हार्मोन? लीडिंग सेल्स निकालती हैं, लीडिंग सेल्स निकालती हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम ओवरी की, बात करते हैं हम ओवरी यानी अंडाशय। ओवरी, ओवरी क्या होता है? अंडाशय, अंडाशय से स्रावित होने वाले हार्मोन। ठीक है, एस्ट्रोजन्स। तो जो फीमेल होती है उसका अंडाशय यानी ओवरी होती है, वो कौन से हार्मोन स्रावित करती है? पहला है हमारा एस्ट्रोजन्स, एस्ट्रोजन्स हार्मोन। यह अंडाणु के निर्माण में सहायक होता है, यानी ओवम के निर्माण में सहायक होता है एस्ट्रोजन्स, तथा महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित करता है, महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित करता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण, मैचोसाइकिल का आना, ये सभी द्वितीयक लैंगिक लक्षण का विकसित करना, बाह्य लैंगिक अंग का विकसित करना, तो ये एस्ट्रोजन्स काम करता है। ठीक है, ये अंडाणु के निर्माण में सहायक होता है और महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित करता है। तो महिलाओं के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित कौन कर रहा है? हमारा एस्ट्रोजन्स कर रहा है, और मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन कर रहा है, मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन कर रहा है। ओके साथियों, तो दोस्तों एक एक लाइन क्लियर करा रहा हूं मैं, एक एक लाइन आप प्लीज अच्छे से पढ़ें, लगातार मेहनत करते रहें, अच्छे से देखते रहें। दूसरा है हमारा प्रोजेस्टेरोन, दूसरा है हमारा प्रोजेस्टेरोन। ये किससे निकल रहे हैं? ओवरी से निकल रहे हैं, ये हार्मोन ओवरी से निकल रहे हैं, फीमेल की ओवरी से। ओके, प्रोजेस्टेरोन यह गर्भ धारण करने में सहायता होता है, वेरी इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। गर्भ धारण करने में सहायक हार्मोन कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन है। गर्भ धारण कराने में सहायक हार्मोन कौन सा होता है? वो प्रोजेस्टेरोन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है। यह गर्भ धारण करने में सहायक होता है, इसलिए इसे गर्भ हार्मोन या प्रोजेस्टेरोन या प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोला जाता है। तो प्रेगनेंसी हार्मोन किसे बोला जाता है? प्रोजेस्टेरोन को। अच्छी लाइन है, वेरी इंपोर्टेंट लाइन है, याद रखना है। प्रेगनेंसी हार्मोन किसे बोला जाता है? प्रोजेस्टेरोन को बोला जाता है। प्रेगनेंसी हार्मोन किसे बोला जाता है साथियों? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को बोला जाता है। ठीक है, यह गर्भ धारण करने में सहायक होता है, इसलिए इसे हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, प्रोजेस्टेरोन को। तीसरा है हमारा रिलैक्सिन, तीसरा है हमारा रिलैक्सिन, रिलैक्सिन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन। यह गर्भाशय की ग्रीवा यानी सर्विक्स, गर्भाशय की सर्विक्स, ठीक है, गर्भाशय की सर्विक्स को चौड़ा करता है। यह गर्भाशय की ग्रीवा यानी सर्विक्स, सर्विक्स, सर्विक्स को चौड़ा करता है, फैलाता है सर्विक्स को, यानी जो गर्भाशय यूटेरस है, यूटेरस की सर्विक्स को यानी गर्भाशय की सर्विक्स को चौड़ा करता है। जैसे चौड़ा करेगा ताकि बच्चा आसानी से जन्म ले सके। जो माँ की यूटेरस होता है उसमें जो गर्भाशय, गर्भाशय को चौड़ा करता है, गर्भाशय को फैलाता है, उसकी सर्विक्स को फैलाता है, जिससे बच्चा आसानी से जन्म ले सके, बच्चे का आसानी से जन्म हो सके। कौन करता है ये काम? रिलैक्सिन हार्मोन करता है। कौन करता है? रिलैक्सिन हार्मोन करता है। ओके साथियों, देखिए गर्भाशय, अंडाशय से स्रावित होने वाले हार्मोन कौन कौन से थे? एस्ट्रोजन्स, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन। अच्छे से देख लीजिए, ये तीनों हार्मोन समझ में आए हैं। ये फीमेल के ओवरी निकालती है, ठीक है, समझ लीजिए। रिलैक्सिन हार्मोन का काम क्या है? ये गर्भाशय की ग्रीवा को चौड़ा करता है ताकि बच्चा आसानी से जन्म ले सके, ठीक है। अब आ गए हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट, आ गए हैं कुछ इंपोर्टेंट, देख लीजिए उनको। ये हमारा आई थिंक लास्ट पन्ना है बचा है हमारी लाइट स्लाइड का, खत्म हो चुका है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। ये और देख लीजिए अच्छे से, कुछ बातें दी गई हैं। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी, अंतःस्रावी मतलब एंडोक्राइन, सबसे बड़ी एंडोक्राइन, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि है। साथियों कई बार क्वेश्चन ऐसी इंपोर्टेंट लाइनों से ही आ जाते हैं, याद रखना है आपको। मैंने आपको जो पढ़ाया है पूरा एनसीईआरटी का डाटा है, पूरा एनसीईआरटी से छांटा गया है। जो आपको पढ़ा रहा हूं, जो आपको बता रहा हूं, विश्वास रखें, अच्छे से आप बस कंप्लीट करें हमारी थ्योरी को, ठीक है साथियों। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि है।
नंबर दूसरा, शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, बता चुका हूं मैं। शरीर की सबसे स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन सी होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, वो पीनियल ग्रंथि होती है। पीनियल ग्रंथि होती है जो मस्तिष्क में पाई जाती है, मटर के समान दिखती है। ठीक है, चले। दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, पीयूष ग्रंथि। साथ ही अगर कोई आपसे पूछे तो याद रखना, पीनियल ही टिक करना है, सबसे छोटी पीनियल ही है। एनसीईआरटी के अनुसार पीनियल ग्लैंड ही सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ठीक है, दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि मैंने लिखा रखा है, वो पीयूष ग्रंथि होती है, यानी हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड होती है दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है। ठीक है, चलें। एच आकार की ग्रंथि या तितली ग्रंथि मैंने आपको बताया भी था, थायराइड ग्रंथि। ठीक है, ये तो मैं आपको बता चुका हूं थ्योरी के अंदर, और भी देख लीजिए आप। एच आकार की ग्रंथि, ऐसा मैं आपको बता रहा था ना, ऐसे ऐसे करके देखिए, एच आकार की ग्रंथि तितली आकार की बताई थी ना मैंने आपको। तो एच आकार की ग्रंथि या तितली आकार की ग्रंथि किसे कहा जाता है, थायराइड ग्लैंड को कहा जाता है, थायराइड ग्रंथि को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। हाँ, चलो अगला पॉइंट, आपातकालीन यानी इमरजेंसी। आपातकालीन ग्रंथि कौन सी है, आपातकालीन इमरजेंसी ग्लैंड कौन सी है, करो या मरो या करो या लड़ो, ये तीनों नाम मैंने आपको बताए थे। फाइट एंड फ्लाइट, ये भी मैंने आपको बताया था इंग्लिश में। आपातकालीन इमरजेंसी ग्लैंड्स कौन सी है, आपातकालीन ग्रंथि करो या मरो ग्रंथि कौन सी, हमारी एड्रिनल ग्रंथि है। एड्रिनल ग्रंथि है जो कहां पाई जाती है, किडनी के ऊपर, किडनी के ऊपर, किडनी के ऊपर पाई जाती है, मैंने बताया था ना आपको। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है। आपातकालीन ग्रंथि करो या मरो ग्रंथि कौन सी है, हमारी एड्रिनल ग्रंथि है। कौन सी है, एड्रिनल ग्रंथि है। ठीक है, थर्मामीटर ग्रंथि या ताप नियंत्रक सुपर मास्टर कौन सी है, हाइपोथैलेमस। मैंने आपको बता चुका हूं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है, हमारी हाइपोथैलेमस होती है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कौन सी होती है, हाइपोथैलेमस होती है। जैसे हम थर्मामीटर ग्रंथि या ताप नियंत्रण, यानी ताप के, हमारा जो शरीर का ताप होता है उसको नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। ठीक है साथियों, आई बात समझ में, हाइपोथैलेमस, ये भी मस्तिष्क के अंदर होती है। ठीक है, ध्यान रखना है। हाँ, शरीर की मास्टर ग्रंथि कौन सी है, पीयूष ग्रंथि है। शरीर की मास्टर ग्रंथि कौन सी है, पीयूष ग्रंथि। शरीर की मास्टर ग्रंथि कौन सी साथियों, शरीर की मास्टर ग्रंथि कौन सी है, पीयूष ग्रंथि है। लास्ट पॉइंट क्या है, वो मैं आपको ऑलरेडी थ्योरी में बता चुका हूं, बाह्य ग्रंथि जिसका आकार उम्र के साथ घटता जाता है, वो थाइमस ग्रंथि है। कौन सी है हमारी, थाइमस। देखिए, थाइमस, थाइमस ग्रंथि। ठीक है साथियों, कौन सी है, थाइमस ग्रंथि। ये उम्र के साथ घटती जाती है, बच्चों में अधिक विकसित होती है थाइमस ग्रंथि, बच्चों में अधिक विकसित होती है थाइमस ग्रंथि। लैंगिक परिपक्वता के साथ बढ़ने के साथ वो घटती जाती है थाइमस ग्रंथि। ठीक है, ये इंपोर्टेंट पॉइंट से कुछ हमारे, और हमारा एंडोक्राइन सिस्टम यहां समाप्त होता है। पूरा एंडोक्राइन सिस्टम आज हमने कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 2 भी कंप्लीट, पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी आप देख चुके हैं अच्छे से। जो पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, जिन स्टूडेंट्स ने, जिन साथियों ने हमारे पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, मैं उनसे बार बार बोलूंगा, पहले पार्ट फर्स्ट को आप अच्छे से पढ़ के आए, फिर पार्ट सेकंड अच्छे से पढ़ें, उसके बाद आप एमसीक्यू लगाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं। मैं दावे से बोल सकता हूं आपका कोई भी प्रीवियस ईयर बुक, आपका क्वेश्चन बचेगा नहीं, आप उसको जरूर सॉल्व कर पाएंगे, किसी भी एग्जाम में आया हो, चाहे वो रेलवे में हो, एसएससी में हो या बीपीएम में हो। तो साथियों याद रखना है, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं, मैं आपको वेरी वेरी इंपोर्टेंट थ्योरी के पॉइंट करा रहा हूं जो एनसीईआरटी से लिया गया है। आप अच्छे से हमारे जो टॉपिक्स करा रहे हैं हम उनको कवर करते चलें, पहले थ्योरी को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद एमसीक्यू पर फोकस करें। टाइम कम है हमारे पास, वर्ग 3 चयन परीक्षा का भी एग्जाम आने वाला है, 31 अगस्त को बता रहा है, डेट भी बढ़ सकती है, कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन आप लगातार मेहनत करते रहें। और ये अच्छा टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। ठीक है साथियों, तो याद रखना है आप सभी को। आज हम पूरे तरीके से विश्वास के साथ आपको कह सकता हूं कि आप हमारे चैनल से जुड़ें, हम आपको अच्छी थ्योरी कराएंगे, अच्छा मटेरियल देंगे साथियों। विश्वास रखें, आपको जो पढ़ाया जाएगा वो बेस्ट होगा। मैं पूरी मेहनत के साथ आपसे जुड़ा हुआ हूं। आप लोगों से मेरा एक ही निवेदन है कि आप हमारे चैनल एग्जाम क्रैक इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें और लाइक करें। चलता हूं साथियों में, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहें।